स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे इस एपिसोड में नीरज ग्रोवर मर्डर केस की। एक ऐसा केस जिसने ना सिर्फ भारत को, पूरे देश को, बल्कि बॉलीवुड को, फिल्म इंडस्ट्री को भी हिला कर रख दिया था, झंझोर कर रख दिया था। वो केस जिसने लोगों को ये बताया, ये दिखाया कि शक, जलन, गुस्सा आदमी को किस हद तक ले जा सकता है, उससे कितनी बड़ी गलती करा सकता है। ये वो केस है जिसमें मुजरिम पकड़े गए, उन्हें सज़ा भी हुई, बाकायदा सज़ा दी गई, कोर्ट ट्रायल चला लंबा। लेकिन आज भी जो भी ये केस सुनता है, जिसने भी इस केस को सुना, उसने यही कहा है कि नीरज को ठीक तौर पर, साफ तौर पर इंसाफ नहीं मिला है। पूरा इंसाफ आज तक उसे नहीं मिल पाया है। तो आखिर क्या ये केस है, क्या हुआ था नीरज ग्रोवर के साथ, ये आज आपको बताने वाले हैं। ये पूरा केस जो है डिटेल में आपके लिए रिसर्च करके लाया गया है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि क्या नीरज को इंसाफ मिला है आज तक या नहीं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 1982 से। 23 फरवरी का दिन था जब उत्तर प्रदेश के किसनी में, एक इलाका, एक जगह है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा जाता है नीरज ग्रोवर। नीरज जो था, बचपन की जो पढ़ाई थी वो भी उत्तर प्रदेश से ही हुई हो। उसके बाद नीरज ने अपनी डिग्री के लिए मास कम्युनिकेशन में, उस समय पर ये वो समय था, आप आसपास सोचिएगा, अराउंड 2005 के आसपास, काफ़ी कम लोग जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में डिग्री अपनी बैचलर्स करते थे। तो नीरज ने उस समय पर, क्योंकि वो डिसाइड कर चुका था कि आगे लाइफ में, जीवन में उसको क्या करना है, उसने मास कम्युनिकेशन की, अपनी मास मीडिया की डिग्री की। और डिग्री पूरी करने के बाद अपने सपनों को साकार करने के लिए दो ही ऑप्शंस होते हैं मास कम्युनिकेशन के बाद में। आजकल तो खैर बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, जगह जगह पर नौकरियां मिल जाती हैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में। लेकिन उस समय पर ऐसा था कि दो ही जगह हैं भारत में जहां पे आप जाएंगे तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक दिल्ली राजधानी और दूसरा मुंबई। तो नीरज यहाँ पे मुंबई का रुख करता है। साल 2008, नीरज करीबन 26 साल की उम्र बताई जाती है जब पूरी तरह से, इनफैक्ट कुछ समय पहले ही मुंबई पहुँच चुका था। और उसके बाद 2008 तक आते आते वो वेल इस्टेब्लिश्ड हो गया था अपने करियर में। काम बाकायदा उसको मिलने लगा था। इस समय पर बताया जाता है सीनियर क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर सिनर्जी एडलैब्स में मुंबई में काम कर रहा था नीरज। और सिनर्जी एडलैब्स, बालाजी टेलीफिल्म्स, ये सब ऐसी कंपनीज़ हैं। आप देखिए कि आप अगर इन कंपनीज़ का नाम नहीं जानते होंगे तो इनके बनाए हुए शोज़ ज़रूर आपको याद होंगे। आपने महाभारत देखा होगा, वो भी इसी समय पर उसकी कास्टिंग शुरू हुई थी। या फिर शाहरुख खान का एक शो आया था, क्या आप 5वीं पास से तेज़ हैं, तो उसकी भी कास्टिंग जो थी वो सिनर्जी एडलैब्स जो थी वो उस समय पर कर रही थी, साल 2008 में। और इस कास्टिंग के, इस पूरे ऑडिशंस प्रोसेस के, या फिर कहें कि प्रोडक्शन प्रोसेस के पीछे जो था एक शख्स, वो नीरज ग्रोवर था। यानी कई लोगों की टीम होती है लेकिन उसमें से एक बड़ा पार्ट नीरज था। तो बाकायदा इस्टेब्लिश हो चुका था कि आप 5वीं पास से तेज़ हैं, जो शाहरुख खान का शो था, उसके लिए भी काम कर रहा था नीरज। यहाँ पे अपकमिंग शो आने वाला था महाभारत, उसके लिए भी कास्टिंग कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें 2008 में नीरज की चलती हैं। लेकिन यही वो समय था, इस दौरान ही मुंबई पहुंचना होता है एक कन्नड़ एक्ट्रेस का, कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री से। दरअसल मैसूर की रहने वाली थी एक लड़की, नाम था मारिया मोनिका सोसायराज। मारिया मोनिका सोसायराज का 2008 में ही मुंबई पहुंचना हुआ। अभी तक कन्नड़ा फिल्म एक्ट्रेस थी, वहाँ पे काम कर चुकी थी, लेकिन अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, सीरियल्स में, मुंबई में अपना नाम कमाना चाहती थी, वहाँ नाम बनाना चाहती थी। तो इस वजह से मुंबई जाना होता है मारिया का। और ऑडिशन के चलते, एक दफ़ा ऑडिशन, सिनर्जी एडलैब्स का ऑडिशन था, तो वहाँ पे मारिया की मुलाकात होती है नीरज ग्रोवर से। अब नीरज ने, यहाँ पे बताया जाता है कि ऑडिशन जो था वो नीरज ने ही लिया था मारिया का। उस ऑडिशन में मारिया का जो हिंदी एक्सेंट था, क्योंकि उसकी हिंदी में कुछ कमियाँ उसको नज़र आईं, साथ ही साथ उसकी जो एक्टिंग थी वो भी उतनी खास नीरज को लगी नहीं थी। लेकिन फिर भी नीरज मारिया को कहता है कि तुम क्योंकि मुंबई में नई आई हो और अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं यहाँ पे तुम्हारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं या जो अलग अलग जगह ऑडिशंस होंगे, इस पूरे प्रक्रिया में कभी मदद कर सकता हूँ। तो इन दोनों का जो कॉन्टैक्ट था वो यहाँ से इस्टेब्लिश हो जाता है। यही वो समय था जब मारिया, क्योंकि आई हुई थी और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो ये भी बताया जाता है कि मारिया कुछ समय के लिए नीरज के साथ में रही। नीरज इस समय पर अंधेरी में रहता था। अंधेरी वेस्ट में शायद नीरज का घर था, जो उसने फ्लैट ले रखा था। तो यहाँ पे भी 1-2 दिन, जो शुरुआती 1-2 दिन रहे मारिया के मुंबई में, तो वहाँ रहना होता है नीरज के साथ में, उसके घर में। लेकिन इसके बाद में मारिया अपना अलग फ्लैट लेने का डिसाइड करती है, और इसके लिए वो लगातार लगी भी हुई थी पिछले कुछ समय से। उसने मलाड वेस्ट में एक फ्लैट देख भी रखा था।
खैर ये जो पूरा समय आपको बताया जा रहा है, ये दरअसल ऐसा नहीं था कि इस समय मारिया जो थी वो सिंगल थी या फिर उसका कहीं पे कुछ उसके कोई अफेयर नहीं था। वो कमिटेड थी, और ना सिर्फ कमिटेड बल्कि उसकी सगाई हो चुकी थी। मारिया इस समय पर जिससे मारिया की सगाई हुई थी वो शख्स था एमिल जेरोम मैथ्यू। अब जेरोम मैथ्यू जो था वो दरअसल इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट था, कोची में बेस था, कोची नेवल बेस पर उसकी पोस्टिंग थी। बाकायदा एक प्रॉपर करियर के साथ में एक लड़का। मारिया और जेरोम दोनों ही मैसूर के कर्नाटका के रहने वाले थे, और उसके बाद में 2 महीने के बाद ये दोनों जो थे शादी भी करने वाले थे। इनकी सगाई जो थी वो हो चुकी थी। जेरोम का बिहेवियर था, जो स्वभाव था, वो बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव, काफ़ी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव, शक बहुत जल्दी उसको हो जाया करता था। और इस प्रोसेस में जब मारिया कर्नाटका से मुंबई गई है, वहाँ पे फिल्मों में ट्राई कर रही है, उस बीच में उसकी नीरज से मुलाकात हुई है। तो इस बीच में दौरान ये देखा गया कि जब मारिया ने बताया जेरोम को नीरज ग्रोवर के बारे में, ये बताया कि उसकी जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, उसके साथ में आगे बढ़ चुकी है, तो इनके बीच में फ़ोन पर तीखी बहसबाजी भी हुआ करती थी जेरोम और मारिया के बीच। जेरोम को नहीं पसंद था कि मारिया ज़्यादा बातचीत करे नीरज से। खैर ये जो समय था, जो महीना बताया जाता है, वो मई का महीना था 2008 में। मई महीने के पहले ही हफ्ते में, क्योंकि आप देखिए कि कुछ दिन नीरज के घर पे रहना हुआ मारिया का, लेकिन उसके बाद वो अपना मलाड वेस्ट में एक फ्लैट उसने देख लिया था। तो यहाँ मारिया ने मलाड वेस्ट के धीरज सॉलिटेयर बिल्डिंग के अंदर फ्लैट नंबर 201 किराए पर लिया। ये तारीख बताई जाती है अराउंड 4 और 5 मई के आसपास। रेंट पर फ्लैट ले लिया गया था। अब शिफ्टिंग की बारी थी, उसमें सामान शिफ्ट करना था। तो नीरज के घर से जो सामान था वो इस फ्लैट में शिफ्ट किया जाता है। 6 मई 2008 को ये जो शिफ्टिंग थी उसको किया गया। नीरज जो था इसने हेल्प करी मारिया की, पूरा सामान शिफ्ट किया और सामान पूरे घर में सेट कराया। जिस तरह से कोई भी आप अगर सामान शिफ्ट करते होंगे तो जाते हैं घर में सामान रखते हैं, फिर उसको सेट करते हैं बाकायदा। तो यही पूरा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा था। लेकिन इस सामान सेट कराने के चलते ही समय इतना ज़्यादा हो जाता है उस 6 मई 2008 की तारीख को कि रात के करीबन 12 से 1 के आसपास के बीच का समय आ गया था। अगली तारीख लग चुकी थी 7 तारीख। ये सब चीज़ें जब हुई तो इस दौरान मारिया ने नीरज को कहा कि इतनी रात हो गई है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ भी रुक सकते हो। तो नीरज उसी फ्लैट पे, मारिया के उस नए फ्लैट पे रुक जाता है। अब ये जो पूरा समय रहा है, इस बीच में एक चीज़ और हुई थी। दरअसल इसी दिन शाम को करीबन 6 बजे के आसपास का समय बताया जाता है जब जेरोम ने कोची से मारिया को कॉल किया था। उस कॉल के दौरान में जेरोम को, जब वो बातचीत कर रहा था मारिया से, तो उसे बैकग्राउंड में पीछे से कुछ किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने मारिया से पूछा ये कौन है, किसकी आवाज़ है। तो मारिया कहती है कि नीरज है, मेरी मदद कराने के लिए आया हुआ है, सामान सेटल कराने के लिए आया है। लेकिन जेरोम को ये बात पसंद नहीं आई। उसने मारिया से कहा, उसको हिदायत दी। बताया जाता है रिपोर्ट में कि जेरोम ने मारिया से कहा था कि नीरज को रात में घर में रुकने मत देना। इन दोनों की इस बात के ऊपर लड़ाई भी हुई, बहसबाजी भी हुई, और इसके बाद जेरोम का जो शक था, जो उसका गुस्सा था, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी जो मंगेतर है वो मान नहीं रही है उसकी कही हुई एक बात, और क्या पता कि वो जो लड़का है नीरज वो यहीं पे रुक जाए। तो ये सारी जो चीज़ें थी, इनके चलते, इस गुस्से और इस जेलसी के जलन के चलते ही जेरोम जो था उसी रात को 6 मई की रात करीबन 11:30 बजे के आसपास का वक्त बताया जाता है जब उसने कोची से मुंबई की फ़्लाइट बुक कर ली। यहाँ पे जेरोम पूरी तरह से आने के लिए तैयार हो चुका था कोची से मुंबई। ये बात मारिया को नहीं पता थी, ये बात नीरज को नहीं पता थी। अब यहाँ पे अगला दिन आता है सुबह सुबह, 7 मई आ चुकी थी, 7 मई 2008। सुबह के करीबन 7 बजे मलाड वेस्ट के उस नए फ्लैट की बेल बजती है। धीरज सॉलिटेयर बिल्डिंग में जो फ्लैट था, फ्लैट नंबर 201 मारिया सुसाई राज का, उसकी बेल बजी। मारिया ने जाके गेट खोला सुबह सुबह 7 बजे, और सामने वो खड़ा पाती है जेरोम को। जैसे ही उसने जेरोम को देखा तो वो सन्न रह गई थी, ये अचानक से कैसे आ गया। और जेरोम ने ज़बरदस्ती मारिया को अचानक से धक्का देते हुए वो सीधा बहुत तैश में, बहुत गुस्से में अंदर घुसता है उस फ्लैट में। अंदर घुसते ही बेडरूम की तरफ जाता है, और बेडरूम में जैसे ही वो गया तो वहाँ उसने नीरज ग्रोवर को सोया हुआ देखा था। नीरज वहाँ पे उस समय सो रहा था क्योंकि वो रुक गया था रात में यहीं पे। ये पूरा सिनेरियो, ये पूरा सीन देखते हुए, दृश्य देखते हुए, जेरोम का जो गुस्सा था, जो उसका आपा था, वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। और इसके बाद नीरज और जेरोम के बीच में हाथापाई जो थी वो शुरू हो जाती है। पहले बातचीत जो थी वो बहसबाजी होती है, उसके बाद हाथापाई पे बात आती है। और इस पूरे तैश में, इस पूरे गुस्से में जेरोम किचन में जाता है। किचन से एक धारदार तेज़ चाकू
लेकर आता है और उसके बाद अंधाधुंध यहाँ से वहाँ बताते हैं कि कई सारे वार जो थे वो उसने नीरज के ऊपर किए। सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग के चलते उसी कमरे में, उसी बेडरूम में नीरज ग्रोवर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। अब नीरज की हत्या के बाद ये जो मंजर था वो और ज़्यादा भयावह होना शुरू होता है। दरअसल हुआ क्या कि नीरज की मौत के बाद मारिया और जेरोम, क्योंकि ये तैश में, गुस्से में ये सारी चीज़ें हो तो चुकी थी, लेकिन अब इन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि एक अभी अभी इनके सामने इस नए फ्लैट में इनके द्वारा ही एक हत्या कर दी गई है। अब इसके साथ किया क्या जाए, नीरज के साथ में, नीरज के शव के, उसकी बॉडी के साथ में क्या किया जाए, पकड़े जाएंगे, कैसे इसे ठिकाने लगाया जाए। तो यही एक जो क्रिमिनल की मानसिकता होती है, वही सबसे पहला जो एक क्रिमिनल के दिमाग में एक चीज़ आती है किसी भी हत्या को करने के बाद में, वही इन दोनों के मुजरिमों के दिमाग में आती है। यहाँ पे दोनों पहले तो बताया जाता है कि बैठते हैं, उसके बाद बाकायदा 2 घंटे तक इंतज़ार करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद में जेरोम जो था उसने 10 बजे के आसपास का समय बताते हैं, जब मारिया को इनकी इस धीरज सॉल्टर बिल्डिंग के पास में ही एक मॉल था, हाइपर सिटी मॉल, तो इस मॉल में भेजा। जेरोम ने मारिया से कहा था कि यहाँ से तुम्हें 2 बड़े डफल बैग्स लेने हैं, बहुत बड़े बड़े बैग्स, 2 नई बेडशीट लाओ, नए कर्टेंस, नए पर्दे लाओ, और साथ ही साथ में एक बहुत ही बड़ा हैवी चॉपर, एक ऐसा चॉपर जिससे मतलब जो बहुत ही बड़ी चीज़ें काटने के काम आता है, तो इस तरह का एक बड़ा चाकू तुम्हें लाना है। मारिया यहाँ मॉल पहुँचती है, अपने डेबिट कार्ड से बाकायदा उसने ट्रांजैक्शन किए थे, जो आगे जाके केस में, कोर्ट में भी यूज़ आया। तो उसने अपने डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, दर्ज होती हैं, और उसके बाद में मारिया ये सारा सामान लेके घर लौटती है। जब वो घर लौटी तो यहाँ पे सारा सामान उसने जेरोम को दिया। नीरज का जो शव था, जो उसका शरीर था, उसको बेडरूम से घसीट कर, 2 अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उसमें बताया जाता है एक में कि किचन में लाया गया, दूसरे में बताते हैं बाथरूम ले जाया गया। तो यहाँ नीरज के उस शव को लेकर बाथरूम में ले जाया जाता है, और उसके बाद में जेरोम उसके टुकड़े करना शुरू करता है, उसे पीसेज में काटना शुरू करता है। धीरे धीरे करके ये प्रोसेस उसने आगे बढ़ाया। डफल बैग्स में उन पीसेस को, उन पार्ट्स को शरीर के रखता गया, उन दोनों बड़े डफल बैग्स में। ये सारी चीज़ें करने के बाद करीबन बताते हैं कि शाम के 4 बज चुके थे। 4 बजने के बाद में अब यहाँ ये जो बैग थे वो तैयार थे डिस्पोज करने के लिए, लेकिन इन डिस्पोज करने के लिए जो बैग थे, इनको ले जाने के लिए गाड़ी भी चाहिए थी। गाड़ी इन लोगों के पास थी नहीं। तो पहले मारिया ने सबसे पहले एक कोलाबा में नेवल ऑफिसर थे, जितेश, उनको फ़ोन किया, लेकिन उनकी गाड़ी उस समय अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पे उसने दूसरी अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया, उसकी दोस्त थी किरण श्रेयस। किरण श्रेयस को फ़ोन करती है, उससे कहती है कि तुम्हारी जो सेंट्रो है, जो गाड़ी है, हुंडई सेंट्रो थी उस समय किरण के पास में, कहती है कि ये गाड़ी मुझे चाहिए क्योंकि मुझे दादर जाना है, जेरोम आया हुआ है उसके साथ शॉपिंग पे। किरण इसे गाड़ी दे देती है, और इसके बाद मारिया और जेरोम करीबन आधे घंटे के अंदर ही, जब ये गाड़ी आ गई इनके पास में, इस गाड़ी के आने के बाद ही 4:30 बजे एग्जैक्ट शाम के धीरज सॉलिटर बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं इन दोनों बड़े बड़े डफल बैग्स को लेकर। जब ये लेकर जा रहे थे तो उस समय पर इस बिल्डिंग के वॉचमैन ने भी इन्हें देखा, इन दोनों को, कि ये बूट स्पेस में गाड़ी के पीछे 2 भारी डफल बैग्स जो हैं उनको रख रहे हैं, डाल रहे हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकले। रास्ते में भयंडर में, मुंबई के पास, इन लोगों ने एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी, वहाँ से 2 बॉटल्स में पेट्रोल लिया, पेट्रोल अपना ले चुके थे। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद मुंबई, जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे है, यहाँ पे आम गांव के पास में मैनोर जंगल इलाका है। इस इलाके में ये गाड़ी अपनी रोकते हैं। करीबन शाम का, रात के आसपास का वक्त ये हो चुका था। दोनों बैग्स को झाड़ियों में फेंका जाता है जेरोम और मारिया के द्वारा। उसके बाद वो पेट्रोल जो इन्होंने लिया था वो छिड़क कर इन दोनों बैग्स पर आग लगा दी जाती है। यहाँ पे सबूत मिटाने का जो काम था वो पूरी तरह से इन दोनों के द्वारा शुरू हो चुका था। खैर, मुंबई यहाँ से अब वापस आने के बाद मारिया फ्लैट के अंदर जो उसने बाकी सामान मॉल से लिया था उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। अब उसने इंटीरियर चेंज करना शुरू किया, मैट्रेस जो थे उनके कवर बदले, कर्टेंस जो थे उनको बदला, पर्दों को घर के, साथ ही साथ वॉल जो थी, जो किचन की दीवार थी, बाथरूम की दीवारें थी, बेडरूम की दीवार थी, उन पे पेंट कराया जाता है जिससे कि जो खून के धब्बे हैं वो छुपाए जा सकें। और जेरोम ने इस बीच में एक जो 9 इंच लंबा जो नाइफ़ था, जो चाकू था, जो कि उसने यूज़ किया था मारने के लिए नीरज को, वो उसे लेकर जाता है। और बाथरूम के पास में एक कूड़ेदान का एक पाइप था, कूड़े का। मुंबई में कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आपने पाइप उस समय पर देखा होगा कि एक पाइप होता था जो नीचे सीधा, उसमें अगर आप कूड़ा डालते हैं वो नीचे आके कूड़ा गिरता था। तो उस पाइप में ही वो प्लास्टिक के अंदर रैप करके, एक प्लास्टिक रैप में, उस चाकू को भी फेंक देता है। अपनी तरफ से ये जो दोनों कातिल थे,
ये हर कोशिश कर चुके थे सारे सबूत मिटाने की। अब यहाँ पे कातिल जो थे वो अपने पूरे सबूत मिटा चुके थे, विक्टिम जो था वो जा चुका था, लेकिन विक्टिम के परिवार वाले भी तो हैं। यही जो सुबह थी 7 तारीख की सुबह नीरज ग्रोवर की मदर नीलम ग्रोवर यूजुअली हर सुबह अपने बेटे को फ़ोन किया करती थी। तो वो नीरज को कॉल करती हैं, लेकिन देखती हैं कि उसका कॉल जो है वो लग नहीं रहा है बिल्कुल भी। बार बार ट्राई करती हैं, लगाती हैं, कॉल लगता नहीं है। फिर वो अपने पति को बताती हैं, नीरज के पिताजी को, अमरनाथ जी। उन्हें बताया गया, उन्होंने भी ट्राई किया, फिर भी कॉल नहीं लग रहा था नीरज का। उसके बाद में उन्होंने नीरज का एक कज़न था जो कि वहाँ पे मुंबई में ही रहता था, निशांत को कहा कि नीरज के बारे में तुम्हें कहीं पता है कि वो कहाँ पे है, क्योंकि उसका ना फ़ोन लग रहा है ना ही कोई उसका कॉल आया है पहले से। तो निशांत ने जो नीरज के कई और सारे दोस्त थे अलग अलग, उनसे बातचीत की, उनके पास जाता है, उनसे बातचीत करता है, उन्हें फ़ोन करता है कि क्या तुमने देखा है, तुम जानते हो नीरज को कि कहाँ पे है। ये सब चीज़ें चली और इस बीच में निशांत ने मारिया से भी संपर्क किया, क्योंकि वो जानता था कि मारिया जो है वो हाल ही में उसकी मुलाकात हुई है नीरज के साथ में, और शायद नीरज ने मारिया को मिलवाया भी था निशांत के साथ। तो यहाँ पे निशांत ने जब मारिया से पूछा, फ़ोन करा 7 तारीख को ही, तो मारिया उसे कहती है कि नहीं, नीरज यहाँ पे आया तो था, यानी कि शिफ्टिंग कराने के लिए, घर सेट कराने के लिए वो आया तो था, लेकिन रात के 1:30 बजे वो यहाँ से चला गया था। उसे शायद किसी पार्टी में जाना था, तो वो यहाँ से निकल जाता है उस फ्लैट से, और गलती से वो अपना फ़ोन जो है वो मेरे पास ही छोड़ गया है। ये मारिया के शब्द थे। ये सारी चीज़ें हुई। यहाँ से ये लोग, जो परिवार था, ढूंढता रहा पूरे मुंबई में अपने बच्चे को, अपने बेटे को। पूरा एक दिन निकल जाता है। अगला दिन आया 8 मई का, 8 मई 2008। मलाड पुलिस स्टेशन में सबसे पहली एफआईआर दर्ज कराई जाती है नीरज के परिवार वालों के द्वारा, मिसिंग कंप्लेंट कि एक मिसिंग जो पर्सन कंप्लेंट है वो पहली बार दर्ज कराई गई। इस समय पुलिस स्टेशन पहुंचने वालों में चौंकाने वाली बात है कि मारिया भी शामिल थी। पुलिस स्टेशन नीरज की कंप्लेंट दर्ज करने जो लोग गए थे, नीरज के घर वाले थे, निशांत जो वहाँ पे उसका कज़न था, इसके अलावा मारिया भी वहाँ पे साथ में गई थी। कोऑपरेटिव अपना जेस्चर, एक बिहेवियर दिखा रही थी, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। यहाँ जब वो गई तो उसने पुलिस को नीरज का, क्योंकि वो बता चुकी थी निशांत को कि उसका जो फ़ोन है नीरज का वो गलती से मेरे पास छोड़ गया है, तो नीरज के पास उस समय पर नोकिया N95 एक बहुत ही अच्छा फ़ोन उस समय पर आया हुआ था, वो हुआ करता था। तो नीरज का बाकायदा नोकिया N95 जो फ़ोन था वो भी मारिया ने पुलिस वालों को दिया। पुलिस को यहीं से मारिया के ऊपर थोड़ा शक तो अपने आप आ ही गया था, लेकिन पुलिस जब तक आप वो अपनी प्रोसेस जो है उसकी प्रक्रिया छानबीन है वो अपने हिसाब से करेगी, लेकिन शुरुआती दौर में मारिया के ऊपर जो पहला शक था वो पुलिस को हो चुका था यहाँ से। लेकिन सिर्फ पुलिस ऐसी नहीं थी जिसे मारिया के ऊपर शक था। यहाँ पे नीरज के जो पिता थे, अमरनाथ जी, अमरनाथ ग्रोवर, उन्हें भी मारिया के ऊपर शक था, और साथ ही साथ निशांत का भी दावा था कि कहीं ना कहीं मारिया जानती है कि नीरज कहाँ है। खैर ये सारी चीज़ें हुई। शुरुआत में इस केस को मिसिंग पर्सन की तरह ही दर्ज किया गया, लेकिन धीरे धीरे करके जब दिन निकलते गए तो इसके बाद में इस केस में अमरनाथ ग्रोवर जो थे नीरज के पिता, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस लड़की के ऊपर शक है, मैं जानता हूँ बखूबी कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे के गायब होने में इसका ही हाथ है। जब ये सारी चीज़ें आगे चलती हैं तो 20 मई का दिन आ गया था, यानी आप सोचिए कि 12 दिन करीबन यहाँ से निकल चुके थे। 20 मई को अमरनाथ जी जाके पुलिस स्टेशन में सीधा किडनैपिंग की कंप्लेंट करते हैं, और इसमें मेन सस्पेक्ट बताते हैं अपनी तरफ से मारिया सुसायराज को। पुलिस को उन्होंने बताया कि मारिया के ऊपर उन्हें पूरी तरह से शक है, यही है जिसने गायब किया है, जो कि जानती है कि उनका जो बेटा है नीरज ग्रोवर वो कहाँ पे है। ये जो पूरा केस अब इनिशियली शुरू हुआ, इसमें आप देखिए कि इतने दिनों में नीरज ग्रोवर के जो पिताजी थे वो एक बहुत ही ऊपर लेवल तक भी पुलिस में चले गए थे। यहाँ पे बताते हैं कि वो उस समय के जो जॉइंट कमिश्नर राकेश मारिया हुआ करते थे उनके पास तक भी गए। राकेश मारिया के कहने पर ये क्राइम ब्रांच की एक यूनिट 9 थी, उसको लगाया गया कि अलग से एक वो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इस केस में अपनी चलाए। मुंबई पुलिस जो चला रही है वो इन्वेस्टिगेशन है ही, क्राइम ब्रांच की भी एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इस केस में हो। तो हाई प्रोफाइल एक ट्रीटमेंट जो है वो इस केस में सामने आता है कि बाकायदा पुलिस ने अपनी जो एक कार्रवाई है वो बहुत जल्दी शुरू कर दी थी नीरज ग्रोवर केस के अंदर। ये सारी चीज़ें हुई। इस बीच में क्राइम ब्रांच ने जब अपनी छानबीन शुरू की है तो उन्हें एक बहुत ही अजीब बात दिखी। दरअसल ये बात थी कि 6 मई के दिन, माफ़ कीजिएगा 7 मई के दिन जब नीरज का कत्ल हुआ है, तो उन्होंने देखा कि कत्ल के बाद में नीरज का जो फ़ोन है, या फिर उस समय पर 7 तारीख को नीरज का जो फ़ोन है वो एक दफ़ा उठाया गया है। दरअसल हुआ ये था
कि बॉडी डिस्पोज करने जाते वक्त जब ये मैनोर के जंगलों में बॉडी डिस्पोज करने मारिया और जेरोम जा रहे थे, तो उस समय पर लगातार क्योंकि फ़ोन आ रहा था और उसके बाद उस बीच में क्योंकि नीरज का फ़ोन एक दफ़ा ऑन हुआ है, अब ये किया गया मारिया के द्वारा या नहीं, लेकिन जब वो ऑन हुआ तो अचानक से एक कॉल आया और हड़बड़ाहट में मारिया ने वो कॉल उठा लिया था। यहाँ पे जो कॉल उठा उस समय पर नीरज के फ़ोन की जो लोकेशन थी वो मैनोर जंगल के आसपास दिखाई गई नेटवर्क्स में, टावर लोकेशन जो थी। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने जब ये देखा तो उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं मारिया ने ही लास्ट में हमें ये जो फ़ोन है वो पकड़ाया है, दिया है, और ये जो लोकेशन है वो मारिया की दिखाई जा रही है मैनोर के जंगलों में, जो कि मुंबई से काफ़ी दूर है। और मारिया पुलिस को ये बता चुकी थी कि वो इस दिन पर दादर गई थी शॉपिंग के लिए जेरोम के साथ। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स थे मारिया के, तो पुलिस का शक और ज़्यादा बढ़ता है। इसके बाद पुलिस ने मारिया के कॉल डिटेल को सर्च करना शुरू किया, कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR देखना शुरू किया, तो उन्होंने देखा क्योंकि ये 20 तारीख आ चुकी थी, पुलिस को सामने दिखता है कि 7 तारीख से लेकर 20 तारीख तक इन दिनों के अंदर मारिया और जेरोम के बीच में लगभग 1000 से ज़्यादा कॉल हुए थे। ये सारी चीज़ें जो थी इनने क्राइम ब्रांच का जो शक का घेरा था उसको और बड़ा, उस दायरे को और बड़ा कर दिया। इसके बाद हाइपर सिटी मॉल के ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाता है। मारिया ने वहाँ से अपने खुद के डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किए थे। CCTV एनालिसिस किया जाता है, बिल्डिंग से निकलते आते वक्त जाते वक्त हाइपर सिटी मॉल का CCTV देखा जाता है। मारिया को वहाँ पे देखा गया। 7 मई की सुबह मारिया ने जो सारे ट्रांजैक्शंस किए थे उन सब का रिकॉर्ड लिया जाता है पुलिस के द्वारा। और इसके बाद धीरज सॉलिटेयर बिल्डिंग जो थी जहाँ पे मारिया ने फ्लैट लिया था, वहाँ के वॉचमैन से पुलिस पूछताछ करती है। जो ऑफिसर्स ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि हाँ, ये लोग एक बहुत बड़े 2 ऐसे बैग्स थे जिनको लेकर गए हैं शाम को 4:30 बजे के आसपास। उसके बाद ये जो एरिया था मैनोर जंगल और इस धीरज सॉलिटेयर बिल्डिंग के बीच का, इस पूरे एरिया पे पुलिस की टीम जाके सर्च करती है। तो उस भयंदर के पेट्रोल पंप के पास भी जाती है, वहाँ पे जाके पूछताछ की तो पता चला कि ये दोनों यहाँ पे पहुँचे थे। बाकायदा इन्होंने 2 पेट्रोल की बोतल ली हैं, पेट्रोल भरवाया बोतल्स में। और उसके बाद जो इनकी सेंट्रो कार थी, किरण श्रेयस जो कि दोस्त थी मारिया की, उससे पूछताछ की जाती कि आखिर ये सेंट्रो कार जो थी वो तुम्हारी कहाँ है। तो उसने कहा मुझे पता ही नहीं है मेरी सेंट्रो कार कहाँ है। मारिया मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, बातचीत नहीं हो रही है उससे। और यही सब चीज़ें देखते हुए मारिया पूरी तरह से घिर चुकी थी। हुआ क्या कि करीबन अगला दिन 1-2 दिन के बाद ही 21 या 22 मई के आसपास की बात बताई जाती है, जब सतीश राव राणे क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर मारिया को बुलाते हैं, उसे ये सारी चीज़ें, सारे प्रूफ, सारे एविडेंसेस दिखाते हैं कि भाई इन सब के जवाब दो। जब पूछा जाता है तो लगातार पूछताछ में मारिया कभी झूठ बोलने लगती है, कभी रोने लगती है, कभी अजीब से बिहेव करने लगती है, कभी उसके कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट में बहुत सारे होते हैं। और फाइनली जब उससे और प्रेशर देके पूछा जाता है तो मारिया पूरी तरह से ब्रेकडाउन होती है। रोते रोते अचानक से उसने कन्फेस किया कि हाँ, नीरज का मर्डर हुआ है। तो अब मारिया के कन्फेशन के बाद सबसे पहला सवाल क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स का उससे था कि आखिर नीरज का शव कहाँ है, उसकी बॉडी कहाँ है। तो यहाँ पे मारिया उस एग्जैक्ट स्पॉट पे, मैनोर जंगलों के उस एग्जैक्ट स्पॉट पे पूरी टीम को पुलिस की लेके जाती है। वहाँ पे जब पुलिस ने देखा तो मंजर जो था वो बहुत भयावह था, क्योंकि काफ़ी दिन निकल चुके थे और शव पूरी तरह से जल चुका था, जिस तरह पेट्रोल उस पर छिड़का गया था। तो यहाँ पे फिर भी जो बॉडी के जो रिमेन थे, जो अलग अलग अंग थे, पार्ट्स थे, हड्डियाँ थी, वो सब यहाँ पे बरामद की जाती हैं। उसमें रिबकेज था, स्कल था, बर्न चेन थी जो नीरज पहनता था, एक गजमुख रुद्राक्ष था, एक पेंडेंट था गजमुख पेंडेंट, वो भी उसने पहना था, वो भी वहाँ से मिला। बीड्स मिले। इसके अलावा कुछ अलग उसके जो डिओड्रेंट जो उसके पर्स में था, जो या जो उसके बैग में था, वो सब चीज़ें यहाँ से बरामद की जाती हैं। इन सब को सीज़ किया जाता है पंचनामा के लिए। इसके बाद आगे मारिया से पूछताछ की जाती है कि कौन तुम्हारे साथ में था, ये जो लड़का तुम्हारा मंगेतर है वो कहाँ पे है। जेरोम की भी खबर यहाँ से मिलती है और उसके बाद में पुलिस की एक टीम पहुँचती है, जेरोम को भी यहाँ से गिरफ्तार कर लेती। मारिया और जेरोम अब दोनों के दोनों गिरफ्त में थे पुलिस की, दोनों पकड़े गए। मैनोर के जंगलों से मिलने वाले जो स्केलेटन रिमेन्स थे, मतलब जो शरीर के जो भी हिस्से मिले थे, आप ये देखिए कि इतना ज़्यादा वो ख़राब हो चुके थे। यानी कि जो स्कल था उसके बारे में बताते हैं कि उस पर फेशियल फीचर्स को रिकॉग्नाइज़ कर पाना मुश्किल था। बहुत दिन बीत चुके थे, समय हो गया था, जलाया गया था, तो इस वजह से इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हो पा रही थी। इसके लिए उस समय पर, ये 2008 का केस है और वहाँ पे भी फॉरेंसिक साइंस ने, क्योंकि ये आज के समय पर आप जब देखते होंगे कि कोई केस होता है उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आते हैं, फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाता है, ये आज की डेट में आम बात हो चुकी है, लेकिन उस समय पर ये बहुत नई चीज़ थी।
ये टेक्नोलॉजी नहीं थी और ऐसी नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना किसी केस को क्रैक करने के लिए एक बड़ी बात मानी जाती थी। तो उस समय पर फॉरेंसिक साइंस को यूज़ किया जाता है इस केस में। तमाम सारे सैंपल्स लिए गए, नीरज के फैमिली मेम्बर्स जो थे उनके डीएनए से सैंपल मैच कराए जाते हैं। कोर्ट में आगे जाके ये बहुत पुख्ता एविडेंस, साइंटिफिक प्रूफ बने हैं। 22 मई 2008 को, यानी अगला दिन जो था, क्राइम ब्रांच और एफएसएल की जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जो टीम थी वो मारिया के फ्लैट पर पहुंचती है, मलाड में, फ्लैट नंबर 201। यहाँ पे जब पहुंची तो उन्होंने इस पूरे स्पॉट का एग्जामिनेशन किया, देखा तो जो वॉल पर पेंट था वो पुलिस अफसरों को पहले भी ये चीज़ देखने को अजीब मिली थी जब वो मारिया को लेकर एक दिन पहले भी गए थे उसके फ्लैट पर, कि ये अचानक बहुत नया पेंट लग रहा है, ये अभी अभी हाल ही में पेंट हुआ फ्लैट लग रहा है, कम से कम 10-15 दिन पहले का ही। तो खैर यहाँ जब एफएसएल की टीम पहुँची तो उन्होंने उस पेंट के सैंपल लेना शुरू किया और उसके बाद उन्हें उस फ्रेश पेंट के नीचे किचन से, बाथरूम से, बेडरूम से ब्लड के सैंपल्स मिलते हैं। ब्लड रेसिड्यू, वहाँ से ट्रेसेस ब्लड के मिलते हैं। उस ब्लड के सैंपल को लिया जाता है। 2 दिन निकलते हैं, 24 मई आया। 24 मई को जयराम ने खुद एक वॉलंटरी स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि वो जो चॉपर था वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कहाँ पे है, क्योंकि पुलिस की लगातार पूछताछ में जयराम ने भी कन्फेस कर लिया था कि उसने क्या किया है। तो उसने कहा कि वो जो चॉपर है जिससे नीरज को मारा गया था वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो वापस से वहाँ पे उसी मैनोर जंगलों की साइट पे ले जाता है जहाँ पे जलाई गई थी बॉडी, और वहाँ पे कम से कम उस स्पॉट से 15 से 20 फीट की दूरी पर ही देखा गया कि एक जला हुआ बर्न्ड चॉपर जो था वो मिलता है। उस चॉपर को भी जला दिया गया था इन लोगों के द्वारा, लेकिन वो जो जला हुआ चॉपर था उसके ऊपर भी, उसकी धार से भी वहाँ से जो ब्लड के रेसिड्यू थे उनको कलेक्ट किया गया एफएसएल टीम के द्वारा, टेस्ट कराया गया और वो सैंपल जो थे वो मैच होते हैं। 25 तारीख अगला दिन आया तो मारिया से पूछताछ फिर से शुरू हुई। मारिया ने एक और स्टेटमेंट दिया। उससे पूछा गया कि भाई वो सेंट्रो कार कहाँ है, वो जो किरण जयेश की तुम सेंट्रो कार लेके गई थी उस अपनी दोस्त की। तो उसने कहा कि 4 बंगलो अंधेरी, ये वो जगह है जहाँ पे वो सेंट्रो कार हमने छुपाई है। वहाँ जाया जाता है। उस सेंट्रो कार के अंदर जब देखा गया तो बूट स्पेस से पीछे से जहाँ पे वो डफल बैग्स रखे गए थे वहाँ से कई ऐसे सुराग, कई ऐसे सैंपल्स मिले जहाँ पे ब्लड स्टेन्स को देखा जा सकता था। ये सारी चीज़ें कोर्ट में आगे जाके ट्रायल में यूज़ हुई, बाकायदा एविडेंस के तौर पर यूज़ हुई। ट्रायल जो था वो अब चलना शुरू होता है। ट्रायल सेशन कोर्ट जो ग्रेटर मुंबई कोर्ट रूम नंबर 32 वो रूम नंबर था जिसमें ट्रायल ये चलती है नीरज ग्रोवर केस की। प्रोसिक्यूशन जो थे उनका क्लेम था कि भाई नीरज ग्रोवर मर्डर केस है, इसमें जयराम और मारिया इन दोनों ने ही ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी की है। और प्री प्लान्ड बताने का प्रोसिक्यूशन का ये दावा था कि दरअसल मारिया जो थी उसको नहीं पसंद आ रहा था कि नीरज उसे काम नहीं दिला रहा है मूवीज़ में, या फिर उसे फिल्म में कहीं कोई रोल नहीं दिला रहा है। तो इस वजह से इन्होंने प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी पूरी की और इसके लिए इनके ऊपर आईपीसी सेक्शन 302 के तहत, मर्डर के तहत दोनों को आरोपी बनाया जाए और इनको आजीवन कारावास या फिर मौत की सज़ा दी जाए। तो प्रोसिक्यूशन का ये कहना था। लेकिन डिफेंस काउंसिल का कहना था, यहाँ पे उन्होंने आर्गूमेंट दिया कि जयराम का जो मुंबई आना है वो बहुत ज़्यादा सडन था। वो उस रात को ही मुंबई आया है और सुबह अचानक पहुँचा है, उसने टिकट जो कराए थे। तो उसका जो मुंबई आना था वो सडन था, वो एक प्रोवोकेशन था। जो उसकी बातचीत हुई है मारिया के साथ में, वो वैसे वहाँ पे आ नहीं रहा था। और ये दर्शाता है कि वो मौत से पहले इनकी कोई भी तैयारी नहीं थी इस तरह की मारने की नीरज ग्रोवर को। तो ये मामला जो है उसको 302 के तहत ना देखते हुए आईपीसी सेक्शन 300 के तहत देखा जाए कि उस एक्सेप्शन 4 में कि एक सडन फाइट विदाउट प्री मेडिटेशन ऑफ इन अ फिट ऑफ रेज, यानी कि कोई प्री मेडिटेटेड ऐसा आइडिया नहीं था, विचार नहीं था कि मारने का किसी को, वो सडन एक रेज में हुआ है, अचानक से हुआ है, लेकिन कत्ल तो हुआ था। खैर यहाँ पे कोर्ट ने स्पेसिफिकली नोट ये किया इस केस में कि ये जो डायरेक्ट विटनेस है इस केस में दरअसल कोई है ही नहीं। उस घर में 3 लोग थे, नीरज जिसकी हत्या हो चुकी है, मारिया जो कि मुजरिम है, और दूसरा मारने वाला जयराम जिसको देखा जा रहा है अब तक कि उसी ने ही मारा है। तो खैर यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर ये केस जो है वो रिलाई करता है। और इस बीच में ये भी देखा गया कि मारिया और जयराम लगातार अपने स्टेटमेंट कोर्ट में ही बदलते जा रहे थे। कई दफ़ा इन्होंने एक जो पलटी है वो मारी है, यहाँ पे रिट्रैक्शन किया है अपने स्टेटमेंट से, बताया है कि कभी कुछ बताते थे, कभी मुकर जाते थे, कभी मारिया कह देती थी कि हम तो यहाँ पे थे ही नहीं, नीरज ग्रोवर तो उसके घर पे आया ही नहीं। इस तरह की बातचीत भी यहाँ पे सामने आई। कई दफ़ा ये लोग झूठ भी बोलते थे। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि मारिया का जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है स्टैबिंग में, यानी नीरज को चाकू मारने में, वो क्लियरली यहाँ पे उसका क्लियर प्रूफ को इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। और नीरज को कितनी दफ़ा किसने चाकू मारा है
ये भी सिर्फ मारिया के कन्फेशन पे ही बेस्ड है, जो उसने रियल कन्फेशन दिया है, लेकिन कई बार वो अपने ही इसी कन्फेशन से मुकरती जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं देखा जा सकता कि एक्चुअल में नीरज को मारा किसने है इन दोनों में से। लेकिन जो ज़्यादा सबूत मिलते हैं वो जेरोम के मिल रहे हैं। पर इन सब के बीच कोर्ट ने ये ज़रूर पक्का मान लिया था और ये सामने रखा था कि जो मारिया है वो डिस्पोजल प्रोसेस में बॉडी के, उसको छुपाने में, कार मंगवाने में, हाइपर सिटी मॉल से शॉपिंग करने में, जंगलों तक ले जाने में, इन सब के बीच में फ्लैट का रेनोवेशन करने में, ये सब में मारिया इन्वॉल्व रही है। तो इसको यहाँ पे सेक्शन 201 आईपीसी के तहत इसके ऊपर ये केस जो है वो बनता है। इन्हीं सब चीज़ों में दोस्तों 3 साल निकल जाते हैं। 2008 का केस था, 2011 आ जाता है। फाइनली 11 जुलाई 2011 को सेशन कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट सुनाया। जेरोम जो था, जेरोम मैथ्यू, उसे सेक्शन 304 पार्ट 1 आईपीसी के तहत 10 साल की रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट, 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जेल की सज़ा। सेक्शन 201 के तहत उसके ऊपर एडिशनल 3 साल की जेल उसको सज़ा सुनाई गई। लेकिन ये दोनों ही जो थे सेंटेंसेस, इनको कॉन्करेंट करके एक ही सज़ा में तब्दील कर दिया गया। तो कुल मिला के 10 साल की उसकी जो सज़ा थी वो होने वाली थी। और आप देखिए कि अब तक, क्योंकि ये दोनों जेल में थे, 2008 से 2011 आ गया, तो 3 साल की सज़ा ऑलरेडी हो चुकी थी। मारिया जो थी, मारिया के ऊपर सेक्शन 201 आईपीसी के तहत 3 साल की उसको भी सज़ा दी गई। लेकिन अब तक क्योंकि 3 साल हो चुके थे, तो बताया जाता है कि इस कोर्ट जजमेंट के कुछ ही दिन के बाद में मारिया को शायद 1-2 दिन के बाद ही छोड़ दिया जाता है, ये देखते हुए कि अब तक 3 साल निकल चुके हैं और 3 साल तक वो जेल में रह चुकी है। मारिया को जब जेल से बाहर निकाला गया था, फाइनल जजमेंट आप सोचिए किसी केस में आया है और जो अपराधी है, जो मुजरिम उसमें शामिल था, उसे अगले ही दिन छोड़ दिया जाता है। इंट्रो में जो कहा था आपसे कि लोग आज भी इस कहानी को सुनते हैं तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं नीरज के साथ जो इंसाफ है वो पूरी तरह से नहीं हुआ है। वो सब चीज़ें यहीं से निकल कर सामने आती हैं। और ये उस समय भी हुआ था जब मारिया को छोड़ा गया, तो पब्लिक का, जनता का जो आक्रोश था, क्योंकि इस बीच में मुंबई में लगातार 3 साल प्रोटेस्ट, कई सारे अलग अलग लोगों ने अपना आगे आवाज़ आके रखी है, सरकार से सवाल पूछे हैं, प्रशासन से सवाल पूछे हैं, मुंबई पुलिस से पूछे कि नीरज को इंसाफ कब मिलेगा। 3 साल हो चुके हैं, आपने दोनों अपराधियों को उसी समय पर पकड़ लिया था, अब तक इन्हें सज़ा क्यों नहीं मिल गया। तो ये सब चीज़ें चली। लेकिन जब मारिया को छोड़ा गया तो यहाँ पब्लिक का रिएक्शन बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। परिवार का रिएक्शन ये था कि हमारे साथ तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, इस तरह की चीज़ जो आपने की है। उनका एक 26 साल का लड़का यहाँ पे जा चुका था, उसकी हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या। खैर, केस जो था वो बाद में हाई कोर्ट में भी गया, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था। केस हाई कोर्ट में जाता है। प्रोसिक्यूशन और परिवार का कहना यही था कि भाई सेक्शन 302 के तहत मर्डर का केस चलाया जाए, इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी जाए। क्योंकि इन लोगों ने, उनका तर्क भी एक ये था कि इन लोगों ने जिस तरह से उसकी बॉडी को काटा है, उसकी बॉडी को डिस्पोज किया है, ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कैटेगरी में आता है। लेकिन हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे जो सेशन कोर्ट थी उसकी जो रीजनिंग थी उसके तहत एग्री किया और उसको अपहोल्ड किया अपने डिसीजन को कि भाई एविडेंसेस जो हैं वो बताते हैं कि ये कोई प्री प्लान मर्डर नहीं था और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी के अंदर ये जस्टिफाई नहीं होता है। अब ऐसा हाई कोर्ट ने क्यों कहा हमें नहीं पता, लेकिन ये जो सेंटेंस था यहाँ पे इसको बरकरार रखा जाता है और ये केस जो है वो 2011 में ही एक तरह से लीगली सेटल हो चुका था। तो दोस्तों, ये था नीरज ग्रोवर हत्याकांड, नीरज ग्रोवर मर्डर केस। अब इस पूरे केस को सुनने के बाद में एक सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा और ये बताइएगा कि क्या नीरज को वाकई इंसाफ मिला है, क्या इस केस में कुछ और सज़ा होनी चाहिए थी या इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में लाना चाहिए था अदालत को या नहीं। अपनी राय ज़रूर बताइएगा। पूरी कहानी आपने सुन ली है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आप। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।